ओके यू आर दैट ना सीआईडी वाले लोग दया कुछ तो गड़बड़ है। हमारे इंडिया में जितने केसेस पेंडिंग है उनका रीजन कहीं ना कहीं लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन है एंड लैक ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स है। महेंद्र नरेंद्र गिरी जी का जो केस था उसमें मेरा सेम यही क्वेश्चन था कि वो एक सुसाइड नोट बहुत बहुत हवा बन गया था वो सुसाइड नोट कि ये सुसाइड नोट महेंद्र नरेंद्र गिरी जी ने ही लिखा है। अगर मेरा सपोज किडनैपिंग होती है तो मेरी लास्ट लोकेशन वो ट्रैक करते हैं कि मैंने लास्ट इंस्टाग्राम कब लॉगिन किया, लास्ट फेसबुक कब लॉगिन किया, या व्हाट्सएप पे मैं कहाँ था, या इनफैक्ट पेटीएम कैसे लॉगिन किया। तो ये क्या इंपॉर्टेंस होती है और ये कैसे आप करते हैं, अगर ये बताएं हमें। मुझे किसी का मर्डर करना है, मैं अपने रूममेट का ले लूंगी फोन, मैं उससे बात कर लूंगी, बट उसको कैसे प्रूव करोगे कि उसी इंसान ने इस पूरे फोन पे अपना एक्सेस रखा है। क्या इज इट पॉसिबल फॉर अ कॉमन मैन टू ट्रेस समवन? क्या मैं किसी को ट्रेस कर सकता हूँ या खुद ही? बचपन में हम सब ने सीआईडी सीरियल को बहुत देखा है, और जब हम सीआईडी सीरियल देखते थे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था प्रोफेसर सालुंके का, जो आपको याद है हर चीज में जाकर इंस्पेक्शन करता था बिकॉज वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट था। आपको पता है रियल लाइफ केसेस में भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट इसी तरह क्राइम सीन पे जाता है, ब्लड सैंपल लेता है, और वो पुलिस को ये बताने में मददगार होता है कि किसने मर्डर किया है और किसने नहीं। ना सिर्फ ब्लड सैंपल बल्कि आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए या किसी भी तरह का जो एविडेंस होता है, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की जिम्मेदारी होती है उनको कलेक्ट करने की। तो आज हमने सोचा क्यों ना एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को हम यहाँ अपने स्टूडियो पे बुलाएं और उनसे बात करें कि कैसे वो क्राइम सीन पर जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कैसे वो फिंगरप्रिंट्स के बारे में पहचानते हैं कि ये असली है या नकली है, क्या वो कॉल रिकॉर्डिंग को फोकस करते हैं, क्या उसके एविडेंटरी वैल्यू को वो मानते हैं, या कैसे व्हाट्सएप चैट को वो रिट्रीव कर सकते हैं, या उनके हिसाब से व्हाट्सएप चैट एविडेंटरी वैल्यू में है नहीं है। कई सारे सवाल हैं जिनको आज हम उनसे जानेंगे बड़ी डिटेल में। तो हमने आज बुलाया है इस देश की वन ऑफ द बेस्ट फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट संस्कृति भारद्वाज जी को। आपने महंत गिरी केस में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, तो आज हम जानेंगे उनसे इन कई सारे पहलुओं को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लॉयर हो, बिजनेस फाउंडर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, एचआर हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, सबसे बड़ी समस्या होती है एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों उन सबका एक सॉल्यूशन है लॉयर इन बॉक्स, एक ऐसा टूल, एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको मिलते हैं 6000 से ज़्यादा वर्ड और पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको फिल करके अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करें और इस कोर्स को आज की आज सब्सक्राइब करें। नमस्कार संस्कृति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुबह का हमें समय दिया, क्योंकि जनरली फॉरेंसिक एक्सपर्ट काफी बिजी रहते हैं। लेकिन मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाने की, ताकि हम खुद समझ सकें कि जो हम पिक्चरों में देखते हैं लाइट डिटेक्टर टेस्ट या फिर जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, कि वो कैसे काम करते हैं, ताकि आप हमें इंसाइट दे सके अंदर की कहानियां। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आम भाषा में फॉरेंसिक साइंस होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप हमें ये बता सकें तो। पहले तो नमस्कार सर आपको मेरा, एंड थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड फॉर टेलिंग मी समथिंग न्यू फॉर फॉरेंसिक साइंस। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि फॉरेंसिक साइंस एक्चुअल में क्या होता है इन अ वेरी बेसिक लैंग्वेज, सो फॉरेंसिक साइंस इज अ इन्वेस्टिगेशन which is admissible in the court of law. This is the basic language and बहुत सारी, अगर मैं बहुत ही बेसिक में बोलूं तो हमको कोई भी, मैं अगर किसी को बोलती कि लाइक मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, तो एवरीवन इज लाइक ओके यू आर दैट ना सीआईडी वाले लोग दया कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग लाइक दैट, तुम तो वो ही हो ना। सो दिस इज लाइक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट्स है जो मैं अपने इस जर्नी में सुनती आती हूँ लोगों से कि तुम लोग वही हो। सो CID इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, और अ वेरी स्मॉल पार्ट जो एक फॉरेंसिक की लाइफ को डिस्क्राइब करता है कि व्हाट एक्चुअली फॉरेंसिक साइंस है। सो अगर मैं फॉरेंसिक साइंस का बेस लेवल से बताऊं तो कोई भी क्राइम हो रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल कहीं मर्डर ही हुआ है,
सो फोरेंसिक फ्रॉम द प्लेस ऑफ क्राइम से स्टार्ट होता है टिल वो कोर्ट तक जाता है। फोरेंसिक साइंस का जो जर्नी है वो सिर्फ क्राइम स्पॉट से नहीं, क्राइम स्पॉट से शुरू होता है एंड टिल द कोर्ट वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कहीं मर्डर हुआ है, सो देयर आर एन नंबर्स ऑफ एविडेंस लाइक फिजिकल एविडेंस, डिजिटल एविडेंस, वेराइटी ऑफ एविडेंस वी कैन गेट फ्रॉम क्राइम सीन। तो उन एविडेंस को कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना और उनके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट तक उनको ट्रांसपोर्ट करना, दिस इज द फर्स्ट रोल ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट। सेकेंड जो फोरेंसिक एक्सपर्ट का रोल आता है, उन एविडेंस को एग्जामिन करना, whether the evidence is accurate or not, उनका reliability चेक करना is also a part of forensic expert only. For an example, अगर मुझे मर्डर केस में कहीं नाइफ मिल गया तो वो नाइफ को एविडेंस समझ के उसको कलेक्ट करा, उसको प्रिजर्व करा, ये फोरेंसिक एक्सपर्ट का रोल था। अब उस नाइफ पे लगे हुए ब्लड का या उस नाइफ पे जो इंप्रेशन है, जो ट्रेस एविडेंस है फिंगरप्रिंट का, उसको एग्जामिन करना कि ये फिंगरप्रिंट किन किन से मैच कर रहा है। लाइक एन नंबर्स ऑफ सस्पेक्ट्स अगर है तो उनसे एग्जामिन करना, उसमें जो डीएनए है उस डीएनए को एग्जामिन करना कि डीएनए किससे मैच कर रहा है। ये पार्ट भी फोरेंसिक एक्सपर्ट का होता है। नाउ यहीं पर कहानी जो होती है फोरेंसिक एक्सपर्ट की वो खत्म नहीं होती है। नाउ द मेन रोल जो फोरेंसिक एक्सपर्ट का आता है वो अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ आता है, जहां पे फोरेंसिक एक्सपर्ट को अपनी रिजल्ट को या अपने ओपिनियन को रिप्रेजेंट करना होता है और इधर आई कैन से क्रॉस एग्जामिनेशन में अपनी रिपोर्ट को जस्टिफाई करना होता है कि व्हाट एक्चुअली द रिपोर्ट इज। अगर फॉर एन एग्जांपल मैं बीइंग अ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, अगर मैं ये कहती हूँ कि ये जो फिंगरप्रिंट मुझे टेस्टिंग के लिए आई थी ये XYZ पर्सन की थी, so now I have to represent myself in front of court of law during cross examination, जहां पे क्रॉस होता है एक्सपर्ट्स के बीच में, जहां मैं अपनी रिपोर्ट को जस्टिफाई करती हूँ कि ये जो फिंगरप्रिंट इंप्रेशन है ये इस XYZ पर्सन की है या नहीं है। सो जर्नी जो होती है फोरेंसिक एक्सपर्ट की वो फ्रॉम क्राइम सीन से शुरू होती है टिल कोर्ट तक। So this is a basic journey of forensic expert and this is the basic role जो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के होते हैं। और आई थिंक सो अगर ये एक भी रोल मिस होता है कहीं भी, सो केस कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स और हर्डल्स को क्रॉस करने में बहुत बहुत इश्यूज होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो मुझे आज के टाइम पे लगता है हमारे इंडिया में जितने केसेस पेंडिंग है उनका रीजन कहीं ना कहीं लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन है एंड लैक ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स है, क्योंकि केसेस बहुत है बट उन केसेस को करने वाला कोई नहीं है। देयर आर लैक ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इन इंडिया। जी, सो फोरेंसिक एक्सपर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जितना मैं समझ पाता हूँ कि जो एविडेंस हम सोचते हैं एक आम भारतीय की भाषा में, वो हर एविडेंस कोर्ट की भाषा में एविडेंस नहीं होता। उस एविडेंस की रिलायबिलिटी बनाने के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट बताते हैं कि कौन सा एविडेंस को कोर्ट में आपको पेश करना है। आई थिंक जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात से। एग्जैक्टली मैं यही बोल रही थी कि हर चीज एविडेंस हो ये हम जब तक प्रूफ नहीं कर सकते जब तक उसको एविडेंस प्रूफ नहीं करा जाएगा, और उस एविडेंस को एक्चुअल में रिलायबल एविडेंस बनाने का काम ही फोरेंसिक एक्सपर्ट का होता है। फॉर एन एग्जांपल कोई मुझे अगर कोई प्लेन पेपर ही ला के दे देगा और अगर फॉर एन एग्जांपल कि वो प्लेन पेपर को एज ए एविडेंस हमने कोर्ट में सबमिट कर दिया, ना कोर्ट या जज यही बोलेगा ना कि पहले इसका फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराओ कि एक्चुअल में ये जो प्लेन पेपर है वो एविडेंस है भी कि नहीं है। राइट, सो अगर मैं इस चीज का मतलब एक बैक स्टोरी ही बताना चाहूंगी, एज यू सेड कि मेरा जो महिंद्र नरेंद्र गिरी जी का जो केस था उसमें मेरा सेम यही क्वेश्चन था कि वो एक सुसाइड नोट बहुत बहुत हवा बन गया था वो सुसाइड नोट कि ये सुसाइड नोट महिंद्र नरेंद्र गिरी जी ने ही लिखा है। सो माय स्टेटमेंट वाज कि पहले आप ये चीज तो प्रूव करो कि ये सुसाइड नोट महिंद्र नरेंद्र गिरी के द्वारा ही लिखा गया है। आपने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया, पहले ही एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे दिया कि दिस लेटर वाज रिटन बाय महिंद्र नरेंद्र गिरी। Who said this? ना मैंने देखा ना किसी ने देखा। आपने उस चीज को प्रूव करा, आपने उसकी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कराया, क्या उस हैंडराइटिंग के फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुआ कि ये जो हैंडराइटिंग है ये महिंद्र नरेंद्र गिरी की ही है। सो जब तक उस चीज का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा यू कैन नॉट प्रूव एनीथिंग एज अ एविडेंस। राइट,
मेरा अगला सवाल भी आपसे यहीं से आगे बढ़ता है। आपने बोला कि एविडेंस है या नहीं है, ये फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट बताते हैं, लेकिन उससे एक कदम पहले आते हैं और मैं पूछता हूँ कि जब कोई क्राइम सीन होता है, फॉर एग्जांपल कहीं मर्डर हुआ है या फिर जी कहीं कोई इंसिडेंट हुआ है, क्राइम हुआ है, तो आप उस क्राइम सीन पे पहुंचते हैं और वहां पे अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जैसा आपने बोला सीआईडी में हम देखते आए हैं या पिक्चरों में देखते आए हैं, और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि आप क्राइम सीन पे जाते हैं। सो हाउ डू यू स्टार्ट, व्हाट थिंग्स यू कीप इन माइंड व्हाइल स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन? जैसे सपोज एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज किसी जगह पे मर्डर हुआ है, एक जगह पे आप वहां पर पहुंचे, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे अगर अपन एक मर्डर के केस को ले तो? पहली चीज, अगर मैं अपने क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से आपको बताऊं और इसको अगर मैं रियल इन्वेस्टिगेशन से भी लिंक करूं, तो जैसे ही क्राइम स्पॉट का इंफॉर्मेशन आता है, फर्स्ट स्टेप अ चेन ऑफ कस्टडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। चेन ऑफ कस्टडी अगर कहीं भी मिस होता है ना, तो केस के जो एविडेंस होते हैं वो कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं, और या मैं ये कह दूं कि शायद वो एविडेंस हम तक पहुंच ही नहीं पाते अगर चेन ऑफ कस्टडी फॉलो नहीं होता है। सो फॉर एन एग्जांपल, उनको सबसे पहले उस पूरे क्राइम स्पॉट को बैरिकेड करना होगा, एंड नो अलाउंस, लाइक ओनली पुलिस एंड ओनली एन इन्वेस्टिगेटर्स आर अलाउड टू एंटर इन द बैरिकेटेड एरिया। अगर जेन्युइनली मैं बताऊं तो पब्लिक भी आ जाती है, लोग इधर से कहीं जा रहे हैं तो वो भी आके एंट्री कर लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। ये सारी चीजें एक क्राइम स्पॉट को टॉक्सिक बना देती है और मैनिपुलेटेड कर देती है, क्योंकि अगर मैं अपने चेन ऑफ कस्टडी बताऊं तो अगर बैरिकेड लग गया है किसी भी क्राइम स्पॉट पे, नो वन कैन एंटर, ओनली एन ऑथराइज्ड पर्सन्स आर अलाउड टू गेट एंटर्ड इन दैट बैरिकेड एरिया। सो बीइंग एन फोरेंसिक एक्सपर्ट, पहले हमारा रोल होता है कि उस पूरे क्राइम सीन को बैरिकेड करा जाए। नाउ क्राइम सीन को भी इन्वेस्टिगेट करने के वेरियस स्टेप होते हैं, मतलब वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ कॉर्नर, मतलब वेरियस टाइप्स होते हैं कि हम किस तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर हम कॉर्नर से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको कॉर्नर को ही पहले कवर करना है। अगर हम मिडल से कर रहे हैं तो इन अ स्पाइरल वे वी हैव टू कवर, सो दैट कोई भी छोटा भी एविडेंस या कोई छोटी भी ऐसी चीज हमसे मिस ना हो जाए और डबल क्रॉस होता है। सो अगर मैं फॉर एन एग्जांपल कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे पहले पूरे कॉर्नर को कवर करना है उस पूरे इन्वेस्टिगेशन एरिया में, फिर उसको जैसे ही मैं मिडल तक आ जाती हूँ, वापस से उस मिडल से मुझे रिटर्न लेना है और अपने आप को वापस से उसी स्पॉट पे लाके खड़ा करना है जहां से मैंने स्टार्ट करा था। तो इससे क्या होता है, डबल वेरिफिकेशन हो जाता है क्राइम सीन का। नाउ अगर देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एविडेंस जो हम गैदर करते हैं हमारे क्राइम के टाइम पे, अभी जैसे अगर आपने मुझे बताया कि कहीं मर्डर ही हो गया है, तो फॉर एन एग्जांपल मर्डर हो गया है तो मुझे बहुत चीजें मिल सकती है। मुझे ब्लड स्पॉट्स मिलेंगे तो मैं ब्लड को कलेक्ट करूंगी, मुझे नाइफ, कोई भी वेपन मिल जाता है जिससे मर्डर हुआ है, नाइफ हुआ या हैमर होते हैं, गन होता है, ये चीज मैंने कलेक्ट कर ली। तो ये जो हो गया ये हमारा आ जाता है सीरोलॉजी सेक्शन में। इम्प्रेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेस एविडेंस। हमें जो नेकेड आई से दिख रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल मैंने किसी का मर्डर करा और मेरे हाथ में ब्लड था और मेरे ही हाथ का इंप्रेशन लग गया, दैट इज नेकेड, मुझे नेकेड आई से वो दिख रहा है इंप्रेशन। बट जो एविडेंस, जो इंप्रेशन मुझे नहीं दिख रहे हैं, पहले उनको विजिबल करना होता है और उस विजिबिलिटी के बाद मुझे उनको कलेक्ट करना होता है और फिर प्रिजर्व करके मुझे उसको फॉरवर्ड कर देना होता है आगे फॉर दी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो उसके बाद जो और चीजें होती है और एविडेंस, डिजिटल एविडेंस आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिजिटल एविडेंस, क्योंकि एज वी नो डिजिटल इंडिया, तो हर किसी के पास डिजिटल चीजें होती है। मोस्टली हमको डिजिटल एविडेंस के थ्रू काफी चीजें क्लियर हो जाती है। अगर मुझे किसी का मर्डर करना है तो मैंने कुछ ना कुछ तो बहुत टाइम से अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें रखी होगी जो शायद कहीं ना कहीं डिजिटल वे में आ जाती है। तो फोन्स हो गए, हमारे लैपटॉप्स हो गए, कैमरा हो गए, सीसीटीवी कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से काफी चीजें, काफी एविडेंस हमको मिल जाते हैं। तो वेरियस काइंड ऑफ एविडेंस, और हर एक एविडेंस का अपना एक प्रोसीजर होता है कलेक्शन का। अगर मुझे कहीं पे ब्लड स्पॉट मिल रहा है, मैं कभी भी वेट ब्लड को नहीं प्रिजर्व कर सकती, पहले मुझे उसको ड्राई करना होगा और फिर उसको प्रिजर्व करना होगा। सो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को ये चीज बहुत ध्यान में रखनी चाहिए ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ एविडेंस कि हर एक एविडेंस का कलेक्शन प्रोसीजर आप एक्यूरेट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर वो एक्यूरेट नहीं हुआ, फॉर एन एग्जांपल मैंने ब्लड लेते टाइम कुछ भी मिस्टेक करी, मैंने उसको वेट के वेट प्रिजर्व कर लिया, माइट पॉसिबल कि उसमें एटमॉस्फेरिक रिएक्शन हो जाए और वो ब्लड ही ना बचे,
जब तक वो एग्जामिनेशन तक पहुंचे। सो कलेक्शन ऑफ एविडेंस के जो मेथड्स होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, वो बहुत एक्यूरेट होने चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस इनमें कोई मैनिपुलेशन ना हो, हमको अंदर हर किसी का अलाउंस नहीं करना चाहिए। क्राइम स्पॉट में अगर एक बार वेरिफिकेशंस लग गए तो पब्लिक का जो इंटरफेरेंस होता है वो क्राइम स्पॉट को टॉक्सिक भी करता है, मैनिपुलेट भी करता है, और कहीं ना कहीं जो एविडेंस होते हैं उनको भी मिसप्लेस कर देता है। तो ये सारी चीजों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपने बोला, सपोज मेरे से अगर एक नाइफ रिकवर होता है और उस नाइफ पे एक ब्लड है, और वही जो डिजीज था, मतलब जिसको मारा गया है, जिसका मर्डर हुआ है, उसका भी एक ब्लड है। अब अगर मेरे पास जो नाइफ रिकवर हुआ है और मेरे वो ब्लड उस डिजीज के, उस पर्सन के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता है, तो इज इट अ गुड डिफेंस कि मैं 302 की सजा से बच जाऊंगा? ये वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या होगा, जब तक मैं ये ब्लड जो रहेंगे हम कलेक्ट करेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन होगा, सो वो ब्लड किसी ना किसी से तो मैच करेगा ना, किसी एक का तो ब्लड होगा वो। तो ये जो ब्लड एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे फिर अगेन फॉरेंसिक एक्सपर्ट आएगा, जो डीएनए एक्सपर्ट होगा और इधर सीरोलॉजी एक्सपर्ट्स होंगे, वो इस ब्लड का जांच करेंगे, और इस ब्लड के जांच से सपोज XYZ सस्पेक्ट्स है, अगर उन सस्पेक्ट से मैच कर गया so this is good for your case, और अगर नहीं मैच करता है then also it is good for your case only। क्योंकि most of the time I am being a defense counsel, we always have this ground कि या तो ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है, या फिर फॉर एग्जांपल फायर आर्म इंजरी है, मतलब अगर गन से फायर किया गया है तो बैलिस्टिक रिपोर्ट आना बहुत जरूरी है कि किसकी गन से क्या फायर किया गया है। इफ देयर इज नो बैलिस्टिक रिपोर्ट तो शायद कहीं ना कहीं हमें डिफेंस मिल जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस इतनी एप्ट नहीं है, क्योंकि आजकल एज ए बीइंग अ काउंसिल हम ज्यादा अवेयर हो गए हैं, लेकिन पुलिस इतनी एप्ट नहीं होती है कि वो पता नहीं लगा पाते कि हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। या कई बार आई कैन से जानबूझ के दे लेफ्ट आउट ऑल दिस थिंग्स, क्यों उन्हें पता है कि आज ही तो कल कोई भी डिफेंस काउंसिल आके बैलिस्टिक रिपोर्ट पे डिफेंस लेगा। तो ये बात सही है आपका? मैं आपसे यही चीज, मतलब मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट यही था कि फॉरेंसिक साइंस एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एनी केस, यू नो, अ स्मॉल एविडेंस जिसको हम बहुत निग्लेक्ट कर देते कि इससे ये तो कुछ भी नहीं है, बट व्हाट इफ अगर उसी में सब कुछ है तो। सो बीइंग एन एक्सपर्ट हम इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं इसको कलेक्ट नहीं करना, या हम ये चीज जज नहीं कर सकते कि इसको कलेक्ट करना है एज एविडेंस या नहीं। हमें हर चीज कलेक्ट करनी है। नाउ वो एविडेंस प्रूव करने का सेकेंड स्टेप होता है कि हाँ ये जो है ये रिलायबल एविडेंस है कि नहीं है, लेकिन हम पहले ही ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम सीन हम ये चीज नहीं डिसाइड कर सकते कि इसको कलेक्ट करे कि नहीं करे। सो every small thing we have to collect, you know, it's mandate कि हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड as you said कि मैंने आपसे भी अभी यही चीज बोली कि हम इतने अनअवेयर है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में कि हमें पता ही नहीं होता कि ये चीज हम कलेक्ट करें कि नहीं करें, या मेनी टाइम्स भी ना नेग्लेक्ट कर देते कि लिव इट ना। हमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को कभी भी कैजुअल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कैजुअल लेंगे तो केस में उतना फर्क पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में, और अब एक सवाल जो मेरे जहन में आता है वो आपके ही आंसर से मैं उठाऊंगा कि जैसा कि आपने बोला कि आजकल डिजिटल एविडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, तो मैं कई बार क्राइम स्टोरी सुनता हूँ, चाहे आप टीवी की बात करें, आजकल रेडियोज में काफी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की क्राइम स्टोरीज आती है, वो ये बताते हैं कि आजकल सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है डिजिटल एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सपोज किडनैपिंग होती है तो मेरी लास्ट लोकेशन वो ट्रैक करते हैं कि मैंने लास्ट इंस्टाग्राम कब लॉगिन किया, लास्ट फेसबुक कब लॉगिन किया, या व्हाट्सएप पे मैं कहाँ था, या इनफैक्ट पेटीएम कैसे लॉगिन किया। तो ये क्या इंपॉर्टेंस होती है और ये कैसे आप करते हैं, अगर ये बताएं हमें। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल, एक्चुअली देखिए क्या होता है ना, डिजिटल एविडेंस, मैंने भी अभी आपसे कहा था कि डिजिटल इंडिया है, डिजिटल कंट्री है, तो हर चीज डिजिटल हो गई है। एंड मुझे ऐसा लगता है जितनी चीजें डिजिटल हो रही है और जितना हम अपने आप को एडवांस मान रहे हैं ना कहीं ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये डिजिटल ही कहीं ना कहीं हमको एक नेगेटिव इम्पैक्ट देके जाएगा, क्योंकि हमारी हर चीज आजकल डिजिटल स्टोर्ड हो रही है। ठीक है, मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, इफ समवन वांट टू ट्रेस मी, वो इजीली मुझे ट्रेस कर सकता है कि मैं अभी कहाँ हूँ, किधर हूँ, कहाँ बैठी हूँ, क्या कर रही हूँ। एनीवन कैन डू दिस। और हैकिंग, इट्स लाइक दो चीजें, लीगल हैकिंग एंड अनएथिकल हैकिंग जो होता है। तो ये आजकल की जो जनरेशन है ना, वो इतनी स्मार्ट है कि लीगली नहीं तो इलीगली ही ये लोग आपको ट्रेस कर लेंगे कि आप कहाँ पे। अभी अगर मैं एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट लीगल
पाथ पे आऊं तो आपने सही बोला है कि हमें पता लगता है कि लास्ट लोकेशन। नाउ द थिंग इज, मैं इसी को एक रीफ्रेज करूंगी स्टेटमेंट को कि मे बी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहां पे सीडीआर, आपको भी पता होगा कि जो सीडीआर है वो बीच में बैन हो गया था एंड स्टिल आई थिंक सो वो इतना एडमिसिबल नहीं है। आई मे बी आई एम नॉट श्योर, बट मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था। सो द थिंग इज, फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम अ क्रिमिनल, मुझे किसी का मर्डर करना है, मैंने अपना फोन पे बात करी किसी से, बात करने के बाद मैंने फोन घर पे ही छोड़ दिया एंड मैं चली गई मर्डर स्पॉट पे, क्राइम स्पॉट पे चली गई, मैंने उसका मर्डर कर दिया। नाउ मेरी जो लास्ट लोकेशन है वो तो मेरा घर बता रहा है, बट वो क्राइम स्पॉट नहीं बता रहा है, राइट? सो इसलिए जो लोकेशंस होती है ना, हम उन पे इतना रिलाय नहीं करते हैं, बट यस वी कैन डिटेक्ट कि जो लास्ट लॉगिन था या लास्ट डिजिटल एक्टिविटी थी उस डिवाइस की, वो क्या थी। सी, दो स्टेटमेंट्स है कि फॉर एन एग्जांपल ये मेरा फोन है, मैं इस फोन पे क्या कर रही हूँ, इसका लास्ट मेरा जो लॉग बुक था वो क्या था, यू कैन गेट टू नो दिस थिंग इजिली, बट वो मेरे द्वारा किया गया था या मैंने किया था, उसको प्रूफ करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। बट इस डिवाइस का लॉग बुक क्या है वो आप इजीली बता सकते हैं। आपका लास्ट एक्टिवेशन क्या था, आपका लास्ट आपने इंस्टाग्राम किस किस सोर्स पे चलाया है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेनी टाइम्स मैं ही अगर बताऊं, मैं अपना इंस्टाग्राम में अपने इस फोन पे भी चलाती हूँ, मेरा दूसरा फोन है मैं उस फोन पे भी चलाती हूँ, समटाइम्स मैं ऑफिस में होती हूँ तो मैं अपने डेस्कटॉप पे भी चलाती हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम की लॉग हिस्ट्री में मुझे मिलेगा क्लियरली कि हाँ, मैंने इन 3 सोर्स पे या इन 3 प्लेटफॉर्म पे अपने इंस्टाग्राम को लॉग इन करा है, राइट? अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जानते हो तो अगर मैं गूगल पे, अगर जो भी अकाउंट मेरा जीमेल से लिंक है, मैं अगर कहीं और या किसी और डिवाइस में उसको लिंक करूंगी तो विद इन अ सेकेंड में मेरे पास एक ईमेल आ जाएगा कि आपका जो अकाउंट है ये XYZ प्लेटफॉर्म पे लॉग इन हो रहा है, आप है या कोई और है। अगर आप है तो आप उसको एक्सेप्ट करते, नहीं है तो आप उस चीज को वहीं पे डिनाई कर देते। तो मेरा जो वहां पे, अगर मैं कहीं और खोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई और दूसरा पर्सन खोल रहा है तो वो नहीं खोल पाता है। सो लास्ट एक्टिवेशन ऑफ any app we can get to know, any app तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द एप्स का हमें पता चल जाता है कि इसका लास्ट एक्टिवेशन क्या था और किन किन डिवाइस पे इसको एक्टिवेट किया गया था। द मेन थिंग इज किन किन डिवाइस पे हमने इसको एक्टिवेट किया था, ये भी पता लगता है। तो आजकल डिजिटल एविडेंस के थ्रू वी कैन फाइंड आउट कि एक्यूज कहाँ था, उसकी लास्ट कॉल कब हुई, किससे बात हुई, वो सीडीआर सीडीआर जो होता है, कॉल डेटा रिकॉर्ड, उससे आप इजीली पता कर सकते हैं। तो सीडीआर में तो आपका लोकेशन, आपका टाइम, आपका ड्यूरेशन, आपने किसको कॉल करा, किसने आपको कॉल करा, तो वो IMI नंबर्स आ जाते हैं, SMI नंबर्स आ जाते हैं। तो वो तो एक सीडीआर जो होता है वो तो एक क्लियर कट प्लेटफॉर्म होता है सिर्फ उस डिवाइस का। मैंने अभी आपसे वही चीज कही थी कि आप उस डिवाइस का बता सकते हैं, बट यू कैन नॉट प्रूव कि उस डिवाइस से किसने करा था। उसको प्रूव करना इज हाँ, उसको प्रूव करना कि हाँ इस डिवाइस से मैंने करा था इज अ बिग टास्क, बट उस डिवाइस से हुआ था, यू कैन प्रूव दिस, राइट? क्योंकि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मेरा फोन सपोज कोई लेकर जाए और वो उस फोन से बात करे तो भले ही ट्रैक मेरा हो जाए फोन, लेकिन मैंने तो नहीं किया, राइट? मैं वही कह रही हूँ ना कि ट्रैक फोन होता है, वो कौन कर रहा है आप उसको कैसे प्रूव करोगे? दिस इज द वेरी बिग क्वेश्चन। फॉर एन एग्जांपल, मुझे क्राइम करना है, मुझे किसी का मर्डर करना है, मैं अपने रूममेट का ले लूंगी फोन, मैं उससे बात कर लूंगी, बट उसको कैसे प्रूव करोगे कि उसी इंसान ने इस पूरे फोन पे अपना एक्सेस रखा है, राइट? नहीं, काफी इंटरेस्टिंग बात है। अब मैं एक और सवाल, एक आम जनता का जो होता है कि क्या इज इट पॉसिबल फॉर अ कॉमन मैन टू ट्रेस समवन? क्या मैं किसी को ट्रेस कर सकता हूँ यहाँ खुद ही? इज इट पॉसिबल फॉर एनी? नहीं, सी, बीइंग अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मैं लीगल बात ही करूंगी। एंड फॉरेंसिक इज समथिंग जो फैक्ट्स पे बात करना बिलीव करता है, right. मुझे ऐसा लगता है। फॉरेंसिक का कोई लेना देना नहीं है कि अगले की लाइफस्टाइल क्या है, या अगले का कैरेक्टर क्या है, या अगले का बैंक बैलेंस क्या है। ये हमारा पार्ट नहीं होता है। हमारा पार्ट होता है कि फैक्ट्स है तो हम बात करेंगे, नहीं है तो हम उस लाइन को या उस डायमीटर को क्रॉस ही नहीं करते। ये जो ट्रेसिंग की जो पूरी बात होती है, या जो लास्ट लोकेशन पता लगाने की बात होती है, ये सिर्फ और सिर्फ जब तक पुलिस के ऑर्डर नहीं आते, पुलिस, यस,
अनटिल एंड अनलेस एफआईआर होने के बाद पुलिस हमको अलाउंस नहीं देगा कि इस XYZ नंबर का आपको सीडीआर निकालना है, हम उस चीज को कर ही नहीं सकते प्रोसीड। क्योंकि एक अगर मैं आपको छोटी सी चीज बताऊं, फॉर सीडीआर एनालिसिस क्या होता है ना, हर एक फोन का CSV नंबर होता है जो हमको मिलता है। तो जब तक वो CSV फाइल नहीं मिलेगी हमको, हम वो सीडीआर को प्रोसीड नहीं कर सकते। और CSV फाइल मिलती ही पुलिस की परमिशन से। सो मैंने एक ही चीज कही ना, फोरेंसिक एक बहुत लीगल डायमीटर है, तो हम उस चीज को क्रॉस ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। तो अभी में इससे एक और आगे बढ़ते हैं, डिजिटल एविडेंस की बात हो रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि आज के दौर में है व्हाट्सएप। और जब हम कभी भी आर्ग्यू करते हैं कोर्ट में, मैं मोस्टली अगर बात करूं तो वो केसेस जो फॉल्स रेप केसेस लगते हैं, जहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप के होते हैं, जहाँ पे मोस्टली प्रोसिक्यूटर्स का एलिगेशन ये आता है कि 1-2 साल मेरे साथ रहे, फिजिकल रिलेशनशिप बनाई और अल्टीमेटली उसने मना कर दिया, तो आई एम फाइलिंग दिस केस। अब सच्चाई और झूठ कितना है वो तो कोर्ट तय करती है, लेकिन हमारे पास, हम एज ए डिफेंस काउंसिल हमेशा ये मांगते हैं कि आपके पास जो व्हाट्सएप चैट हो, अगर उस प्रोसिक्यूटर से आपने बात की हो तो हमें लाके दें, सो दैट वी कैन फाइंड आउट एंड वी कैन शो टू द कोर्ट कि इनकी रिलेशनशिप बहुत लंबी रही है एंड शी हैज गिवन हर ओन कंसेंट। तो व्हाट्सएप चैट की रिलायबिलिटी कितनी है? व्हाट्सएप चैट को क्या संभाल के रखना चाहिए और कैसे संभाल के रखें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरे को एक और लीडिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने बताया था कि व्हाट्सएप चैट का आजकल लोग इस्तेमाल कम करते हैं, वॉइस नोट का करते हैं। तो जितने भी इंटरनेशनल जो अटैक्स होते हैं वो व्हाट्सएप पे अपना वॉइस नोट भेजते हैं, तो वो कोई ट्रैप नहीं कर पाता। इसके बारे में अगर आप बता सके व्हाट्सएप को। पहली चीज तो मैं आपसे ये चीज कहूंगी, नॉर्मल कॉल्स का आप डेटा निकाल सकते हैं, बट व्हाट्सएप कॉल्स जो होती है हम उसको नहीं ट्रेस कर सकते और उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये पहला चीज है, ठीक है। नाउ कम्स टू द रिलायबिलिटी ऑफ व्हाट्सएप चैट। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले, शायद से आई थिंक सो आप भी इस चीज पे अवेयर होंगे, सुप्रीम कोर्ट का ही शायद से स्टेटमेंट था कि व्हाट्सएप चैट अब से एज एविडेंस कंसिडर्ड नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ। मैंने बहुत बड़ा आर्टिकल निकला था इसको लेके और इस पे काफी डिस्कशन भी हुआ था। एक्चुअली हमारे जो लॉयर्स है काफी उन पे डिस्कशन भी हुआ था। सो रिलायबल करना या मतलब उस चीज को एज एविडेंस मानना नहीं मानना, ये तो कोर्ट का काम है, एज यू सेड एंड एज आई ऑल्सो एग्री इन दिस स्टेटमेंट कि हाँ ये तो कोर्ट का काम है कि भाई ये एविडेंस है कि नहीं है, या ये चीज को हम आगे कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं एक चीज बताऊं, एक मतलब मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट एक सर है एंड उन्होंने इतनी लॉजिकल चीज बताई थी। आपने वॉइस नोट की बात करी है, तो उन्होंने कहा था जो ये होते ना एकदम शार्प क्रिमिनल्स जो कॉल्स पे बात करते हैं, तो पता है क्या होता है, हम ये एक एक्सपीरियंस ही बोलता है एक तरीके से। सपोज मैंने 100 खून करके रखे फॉर एन एग्जाम्पल, एंड मुझे एक और खून करना है किसी का, तो अगर मैंने कॉल करा, मैंने जो अपने पार्टनर को कॉल करा, तो मैं पार्टनर को कॉल करके सिर्फ हाँ या ना या एक कोड लैंग्वेज में उसको आंसर दूंगी। मैं उससे बैठ के 5 या 6 घंटे की कॉन्वर्सेशन नहीं करूंगी कॉल पे, राइट। सो हमारा फोकस कहाँ जाता है कि ये नंबर बार बार इसी नंबर को कॉल किया गया है, तो जो पुलिस होता है ना वो उस नंबर को ज्यादा फोकस करता है जिस नंबर को हमने रेंडमली कंटिन्यूसली जो नंबर लिस्ट में आ रहा है। बट द थिंग इज, जो क्रिमिनल होगा ना वो सिर्फ हाँ या ना में बात करेगा कि हाँ हो गया, ना नहीं हुआ, या जो भी उनका कोड लैंग्वेज होगा। तो जो वो लिटिल मिनी सेकेंड्स वाले जो कॉल्स होते हैं ना, उनको भी कहीं ना कहीं हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये खैर मैं ऑफ ट्रैक हो गई आपकी व्हाट्सएप चैट से। मैं व्हाट्सएप चैट की बात करूं तो अगर मैं आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि हम उस व्हाट्सएप चैट को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, सो मैं एक चीज बताती हूँ। ये एक नॉर्मल मेरे साइड से एक छोटा सा वो है, क्योंकि मैं डिजिटल में काफी इन्वॉल्व हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि फ्यूचर के लिए भी और आपके खुद के लिए भी कि व्हाट्सएप चैट्स रिट्रीव होती है, बिल्कुल होती है। अगर व्हाट्सएप चैट्स डिलीट कर दी है तो वो रिट्रीव करी जा सकती है, बट 100% नहीं। मैं फिर से यही चीज कहूंगी कि डिजिटल एविडेंस का रिट्रीव करना डेटा 100% नहीं होता है, लेकिन होता है। 100% इसलिए नहीं होता क्योंकि ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के बेस पे होता है, टेक्निकली होता है, तो इसमें हम अश्योरेंस नहीं देते कि हाँ हम आपका 100% डिलीटेड डेटा आपको रिट्रीव करके दे देंगे। नहीं, कुछ चीजें निकल आती है फॉर श्योर, ठीक है।
अब उनको हमको कैसे बचा के रखना है या कैसे हम उस चीज तक जा सकते। तो अगर आपने भी देखा होगा, आपके जो चैट्स होते हैं आप उसका बैकअप रखते हैं, राइट। तो हम लोग, अगर आप अपने व्हाट्सएप चैट का बैकअप भी देखें तो आपने या तो नेवर कर रखा होगा या डेली कर रखा होगा, और कहाँ पे सेव कर रखा होगा वो भी आपको पता होगा, गूगल ड्राइव पे, वन ड्राइव पे। अगर कहीं उसका डेटाबेस है तो आपके पास चांसेस होते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि आप उस डिलीटेड डेटा को रिट्रीव कर सके। अभी मैंने इससे पहले एक चीज बोली थी कि आप फोन को ट्रेस कर सकते हैं, बट उस फोन पे किसने बात करी आप उसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो यही सेम क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भी आता है कि माना वो मेरे फोन से हुआ है, बट उस चीज को प्रूव करना है कि ये कॉन्वर्सेशन मैंने ही लिखी है। कुछ कॉन्वर्सेशंस की बात कर रही हूँ, फॉर एन एग्जांपल मैं अगर गुस्से में हूँ, किसी ने लिख दिया गुस्से में कि मैं तुझे आज मार दूंगा, ठीक है, उसने सिर्फ गुस्से में लिखा था, एंड सपोज जो उसका अपोनेंट पार्टी वाला था उसी ने उसके व्हाट्सएप से चैट कर दी और अपने ही फोन से करते। नॉर्मली मेरा पासवर्ड इतना ओपन है कि मेरी रूममेट जानती है, मेरे फैमिली जानते हैं, सो पासवर्ड पता है, मैंने ही मैसेज कर दिया जेलसी में आके कि आई एम डूइंग दिस एंड दिस, आई विल किल यू, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगी, मैं तुम्हें वैसा कर दूंगी, और मैंने यहाँ से चैट ही डिलीट कर दी। लेकिन ड्यूरिंग फॉरेंसिक एग्जामिनेशन वो चैट आ गई कि इसने तो ऐसा लिखा था, बट द रियल इज मैंने तो लिखा ही नहीं था, जो मेरी पार्टनर थी उसने लिखा था। तो कहीं ना कहीं ये एक लूप होल हो जाता है एविडेंस का ही, व्हाट्सएप के चैट्स का, सिर्फ व्हाट्सएप की चैट का नहीं, बहुत सारी चीजों में हमने ड्यूरिंग, मैं एक चीज बताऊं, मैंने डिजिटल एविडेंस के जितने एग्जामिनेशंस करे, इसमें आज के टाइम पे अगर आपको पता हो, अभी आया है स्पाईवेयर मालवेयर, जहां पे हमारे फोन में स्पाईवेयर मालवेयर डाल देते हैं और एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आ जाता है जिसमें मेरे फोन का एक्सेस कोई और कर रहा होता है, मुझे नहीं पता होता है। सो मैंने बोला ड्यू टू टेक्नोलॉजी इतना एडवांसमेंट हो गया ना कि सपोज अगर मैं विक्टिम हूं बट मैं ही कल्प्रिट बन जाती हूँ, क्योंकि मुझे कल्प्रिट बनाने वाला एक थर्ड पार्टी होता है, ठीक है। स्पाईवेयर डाल गया, मालवेयर आ गया, मैं इतने केसेस हमारे पास आते हैं मालवेयर के कि हमारे फोन में मालवेयर है, कोई एक थर्ड पार्टी है जो इसको होस्ट कर रहा है, एंड दिस इज ट्रू, कर रहे होते हैं। आपका बैंक डिटेल्स, आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स फॉरवर्ड हो जाते हैं ऑटोमेटिक, आपके फोन में ऑटोमेटिक चीजें इंस्टॉल अनइंस्टॉल होनी शुरू हो जाती है। हाउ इट मींस कि आपके फोन में कोई मालवेयर है, कोई स्पाईवेयर है, जो कि थर्ड पर्सन उस चीज को होस्ट कर रहा होता है। सो आपके फोन का एक्सेस सिर्फ आपके पास नहीं, किसी और के पास भी होता है। सो दिस इज अ बिग टास्क फॉर अ लॉयर कि वो इस चीज को प्रूव करे कि ये जो चीजें हुई है वो इस ही पर्टिकुलर इंसान के द्वारा हुई है। बिल्कुल नहीं, कई बार क्या होता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, जहाँ हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है या फिर कोई पैसों का लेन देन है, तो हमारी एक आदत होती है कि हम जनरली सबका कॉल रिकॉर्ड करते हैं आजकल, और जब से कॉल रिकॉर्डिंग एप्लीकेशंस आ गई हैं तो कॉल रिकॉर्ड करते हैं। ये जो एज अ पर्सन हम खुद एक किसी की कॉल रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या उसकी एविडेंटरी वैल्यू रहती है? हम करते हैं सी एक्चुअली क्या होता है ना, कॉल रिकॉर्डिंग्स जो है, अगर आपको भी पता हो कि विदाउट एनी कंसेंट अगर मैं किसी की कॉल रिकॉर्ड्स कर रही हूँ तो वो जो होती है वो एडमिसिबल नहीं होती, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस मैं उस चीज की पार्टी नहीं हूँ, मैं उसकी अगर कॉल रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो दैट इज इलीगल। बट अगर मैं उस कॉन्वर्जेशन में एक पार्टी का रोल कर रही हूँ तो आई कैन रिकॉर्ड द कॉल रिकॉर्डिंग्स, बट call recordings are not considered as a conclusive evidence. Call recording can be an evidence, but call recording cannot be considered as a conclusive evidence in the court. Right. बिल्कुल. And I think so call recordings ban भी हो गई थी, मोबाइल से एप्लीकेशंस में कॉल रिकॉर्डिंग को बैन भी कर दिया गया था, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रही हूँ बट इफ यू डोंट नो कि मैं आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो दिस इज इलीगल। मैं विदाउट एनी कंसेंट किसी की प्राइवेट चीज को रिकॉर्ड करना इज एन इलीगल, एंड इलीगल कभी भी एविडेंस कंसिडर्ड ही नहीं होता है कोर्ट में। राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डिजिटल एविडेंस से और बात करते हैं बेसिक एविडेंस की, और वीडियो के एंड पार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मोस्टली केसेस में आज के दौर में डिस्प्यूट होते हैं प्रॉपर्टी के, और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट होते हैं वसीयतों के आधार पर। एक ब्रदर ये कहता है कि वसीयत थी, दूसरा ब्रदर कहता है कि वसीयत नहीं थी, कोई कहता है कि वसीयत फर्जी थी। अब जब फर्जी और असली वसीयत की बात आती है तो सवाल उठता है कि इट्स ऑल अबाउट द सिग्नेचर ऑफ दैट पर्सन जिसने वसीयत लिखी। मैंने ऐसा सुना है, आई डोंट नो कि कितना सच है, कि बहुत से एडवोकेट्स ये एडवाइस करते हैं कि आप एक डुप्लीकेट कोई चीज बनाओ, और मतलब फोर्स्ड कोई भी एक आप डॉक्यूमेंट बनाओ, फैब्रिकेटेड विल बना दी,
उसके बाद उसको फाड़ दो फोटोकॉपी करा के, सो दैट फोटोकॉपी करवाने के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट कभी भी ये पता नहीं लगा पाते कि वो सिग्नेचर असली था या नहीं था। तो अगर आप हमें ये बता पाए कि हाउ टू फाइंड आउट कोई सिग्नेचर असली है नकली है, क्या फोटोकॉपी के ऊपर किया गया सिग्नेचर से हम पता लगा सकते हैं क्या, इसके बारे में अगर आप डिटेल बता सकते। पहली चीज, अगर हमारे पास कोई फोटोकॉपी आता है तो पहली चीज हम सीधे सीधे रिपोर्ट में एक चीज लिख देते कि दिस इज नॉट फिट फॉर द एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 61 ऑफ एविडेंस एक्ट, क्योंकि अंडर सेक्शन 61 एविडेंस एक्ट ये स्टेटमेंट देता है या ये कहता है कि प्राइमरी एविडेंस का ही आप एग्जामिनेशन करते हैं। एंड बीइंग एन एक्सपर्ट हम सिर्फ प्राइमरी एविडेंस का एग्जामिनेशन करते हैं। प्राइमरी एविडेंस हुआ ओरिजिनल विल, और अगर मैंने उसका फोटोकॉपी कर दिया तो वो सेकेंडरी बन जाता है, और सेकेंडरी एविडेंस का फोरेंसिक एनालिसिस नहीं होता है। तो हम सीधे सीधे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं रिपोर्ट में कि दिस इज अ फोटोकॉपी ऑफ द ओरिजिनल वन एंड अंडर सेक्शन 61 दिस इज नॉट फिट फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ पे तो हो जाता है एक चैप्टर खत्म। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या फोरेंसिक एक्सपर्ट डिटेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, पहली चीज तो फोटोग्राफी है तो हम उस चीज को आगे प्रोसीड ही नहीं करते, हम वहीं पे एक ब्रेक लगा देते हैं। अब रही बात फोटोकॉपी एविडेंस, कभी कोर्ट में एडमिट भी नहीं होता है, बट बहुत जगह पे हुए भी हैं। आई थिंक सो अंडर सेक्शन 64, 65, 66 में कहीं पे ये चीज को एडमिसिबल करे गए हैं। इफ यू कैन प्रूव दिस कि हाँ ये ओरिजिनल का ही फोटोकॉपी है, देन ओनली फोटोकॉपी इज एक्सेप्टेड इन द कोर्ट। बट अनटिल एंड अनलेस अगर आप उसको प्रूफ नहीं करेंगे कि हाँ ये ओरिजिनल का फोटोकॉपी है, आप court will not accept that as an evidence. And being an forensic experts, हम फोटोकॉपी का तो एग्जामिनेशन ही नहीं करते, तो हमारे तक तो वो बात आती नहीं है। बट अगर मैं थोड़ा सा सेकेंड पाथ में लेके बताऊं तो सिग्नेचर का, अगर आपने कहा कि वो सिग्नेचर को एनालिसिस करते हैं कि नहीं करते, तो येस इट इज हार्ड फॉर अस टू डिटेक्ट सिग्नेचर इन फोटोकॉपी, क्योंकि क्या होता है ना, नॉर्मल मैं सिग्नेचर्स कर रही हूँ तो मुझे उसके इंक डिपोजिशंस, मुझे उसके स्ट्रोक्स, ये सब क्लियरली दिखते हैं। बट बिकॉज ऑफ फोटोकॉपी वो चीज हमको विजिबल नहीं होता है, तो हम इसलिए उस चीज को आगे प्रोसीड ही नहीं करते। तो अनटिल एंड अनलेस हमको कोई ऐसा सैंपल नहीं मिलता, अगर कोई भी सैंपल हमको कहीं से भी टॉक्सिक दिखता है तो हम वहां पे यही चीज लिख देते कि दिस सैंपल इज नॉट फिट फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि जिस चीज का एग्जामिनेशन होने में ही इतना दिक्कत हो रहा है, अगर मैंने जान करके उसके ऊपर इंक ढोल दी, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैंने सिग्नेचर के ऊपर कोई इंक डाल दी, तो मैं कैसे करूंगी उसका एग्जामिनेशन? This is not fit for the examination. So sample should be accurate. And under section 61 photocopy जो है वो primary evidence नहीं होता है, and court में हमेशा primary evidence को accept किया जाता है। चलिए, मान के प्राइमरी एविडेंस की हम बात करते हैं, और अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो कोई भी अगर दस्तावेज को फर्जी एवं कूट रचित बनाया गया है, if the document has been prepared with forged and fabricated, so how do you ascertain कि भाई ये फर्जी है? कैसे आप उसको मैच करते हैं? ये आप मेरे से मेरे ही कोर सब्जेक्ट की चीजें पूछ रहे, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि आई एम लाइक हैंड राइटिंग सिग्नेचर एनालिसिस ही मैं करती हूँ, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स को ही डिटेक्ट करती हूँ। सो एक्चुअली क्या होता है ना, सी देयर आर वेरियस मेथड्स, फाइन, some are instrumental methods, और with the experience हमको देख के पता चल जाता है कि ये फोर्स्ड है या ये ऐसे है या वैसे। तो अगर मैं आपको कुछ एक आध दो चीजें ही बताती हूँ, मैं अगर सिग्नेचर की बात करती हूँ, चलिए सिग्नेचर की बात कर लेते हैं हम, कि किस तरह की सिग्नेचर्स जो होती है वो आजकल फोर्स्ड हो जाती है। इम्पर्सोनेशन फोर्जरी बहुत कॉमन भी है कि मेरे बिहाफ पे, मतलब मेरी पर्सनालिटी को किसी ने कॉपी करके मेरी सिग्नेचर कर दी है, या कॉपीड फोर्जरी, सिमुलेटेड फोर्जरी जिसको हम कहते हैं कि सामने ही रख के किसी ने, मतलब मैंने सैंपल यहाँ रख लिया और मैं उसको देख देख के कर रही हूँ। सो क्या होता है ना, सी देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स और देयर आर सम पॉइंट्स जिनको देख के ये पता लगता है कि ये जो सिग्नेचर है ये फोर्ज्ड है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं सिग्नेचर कर रही हूँ, सो आई नो कि मेरा स्टार्ट पॉइंट क्या है और मेरा एंड पॉइंट क्या है, और मेरे मिडल में कहाँ पे स्टॉपेज है, ठीक है। पर जो इंसान उसको कॉपी कर रहा है उसको ये चीज नहीं पता होती कि इस सिग्नेचर का स्टार्ट पॉइंट क्या है, इसका मिडल में स्टॉपेज पॉइंट कौन सा है और इसका एंड पॉइंट कौन सा है। तो ये जो 3 पॉइंट्स होते हैं ना, वहां से हम लोगों को काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि ये जो सिग्नेचर है ये फोर्ज्ड है या जेन्युइन है, क्योंकि आपको पता है कि फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट योर सिग्नेचर। फ्लो ऑफ सिग्नेचर हर किसी का एक अपना होता है और सेम होता है।
आप 10 सिग्नेचर कर लेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपके 5th सिग्नेचर में आपका एंड पॉइंट बदल जाएगा। अगर आपका एंड पॉइंट एम्बलिशमेंट लाइनिंग है, जो हम नीचे खींच देते हैं लाइन, अगर आपने लाइन खींच के स्टॉप कर दिया, वो आपका एंड पॉइंट हमेशा सेम रहेगा कि हाँ मेरा एंड पॉइंट यहीं आके रुक जाता है। तो जो फोर्जर होता है ना, वो उसको ये चीज पता नहीं होती, क्योंकि वो इतना फॉरेंसिक दिमाग ही नहीं लगाता है कि मैं कहाँ पे मेरी चोरी पकड़ी जा सकती है। उसको ऐसा लगता है कि यार दिखने में तो एक्यूरेट दिख रहा है, सेम दिख रहा है, कॉपी दिख रही है, चल जाएगा। पर जब ये एग्जामिनेशन में आता है ना, तो जब हम वेरियस काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमारे पास यूवी डिटेक्टर्स होते हैं, जिनको हम बहुत एनलार्ज करके उस सैंपल को बहुत एनलार्ज करते हैं, फिर हम पता करते हैं कि इस सिग्नेचर्स में कहाँ कहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, जो ये शो करता है कि ये जेन्युइन है या फोर्ज्ड सिग्नेचर है। बिल्कुल। तो आज शायद आपके इस वीडियो देखने के बाद तो अब मैं भी खुद भी कोई फोर्स सिग्नेचर कर सकता हूँ। आई कैन फाइंड आउट। नहीं, तो फर्स्ट यू हैव टू स्टडी दैट पर्सन, उसका फ्लो ऑफ राइटिंग आपको बहुत देखना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ रोक रहा है, किधर कर रहा है। वेरी कॉमन फोर्जरी जो आज के टाइम पे आ गई, वो आ गई डिजिटल फोर्जरी। अगर आप भी अवेयर हो इस चीज को लेके, कट कॉपी पेस्ट हम लोग बहुत इजीली कर देते हैं, सिग्नेचर अपने डिजिटल सिग्नेचर्स कर देते हैं। क्या होता है ना, एक वर्ड है नेचुरल वेरिएशन, ठीक है। नेचुरल वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक हैंडराइटिंग और सिग्नेचर को एनालिसिस करने में। अगर आप खुद भी अपने ऊपर भी आप टेस्ट कर सकते हैं, आप 5 सिग्नेचर करिए, राइट, अपने खुद की 5 सिग्नेचर करिए, तो उन 5 सिग्नेचर में एक नेचुरल वेरिएशन होगा, साइज प्रोपोर्शन में चेंज होंगे। बट जो डिजिटल फोर्जरी होती है, उसमें साइज प्रोपोर्शन में चेंज ही नहीं होता है। वो जो पहला साइज होता है फर्स्ट सिग्नेचर का, वही सारे जगह पे वही साइज होता है। तो ये जो डिजिटल फोर्जरी है ना, जो जितना अपने आप को समझता है कि डिजिटल फोर्जरी, तो साइन तो बिल्कुल एक्यूरेट है, बट साइन कैन नॉट बी एक्यूरेट ऑल द टाइम। नेचुरल वेरिएशंस आते हैं, ये चीज नॉर्मल लेमैन को पता नहीं होता है, एंड हम एक्सपर्ट्स को पता होता है, तो हम लोग उस चीज पे ज्यादा बहुत बार ऐसा होता भी है। मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि जब हमारे पास केस आता है ना, तो वी आर लाइक यार, अगर हम कर रहे होते ना, तो हम ये चीज को तो फोकस करके तो हम इस चीज को तो सही करें। इट इज जस्ट अ जोक, एक कॉन्वर्सेशंस होती है हम लोगों के बीच में, तो हम लोग ऐसे ही कहते हैं कि हाँ, लाइक अगर हमको उसका सिग्नेचर फोर्स करना होगा ना, तो मैं पहले उसके हाथों को देखूंगी, कहाँ पे रोक रहे, क्या कर रहे हैं, मैं उसका खूब प्रैक्टिस करूंगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे तो हम लोग फोकस करते हैं, तो इस पॉइंट को तो हम सबसे पहले ध्यान में रखेंगे। इवन वी नो दी डिफेंस क्या होने वाला है, तो कई बार हम भी कहते हैं कि ये इतना बेवकूफ था, इसको ऐसे करना था। जब तक हम क्रिमिनल की तरह नहीं सोचेंगे, हम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। एज सिंपल एज, आई थिंक सो लॉयर, पुलिस और एक्सपर्ट्स का रोल ही होता है कि पहले उसको क्रिमिनल के दिमाग से सोचना होता है कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि जब तक हम वहां नहीं जाएंगे, हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे चीज को। खैर, आप तो उस साइड रहते हैं कि प्रोसिक्यूशन के साइड, और हम थोड़ा सा क्रिमिनल के डिफेंस की तरफ रहते हैं, तो हमें ये सोचना होता है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या सोच रहा होगा, उसका तोड़ निकालना होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको सी आई विल नॉट डिस्क्लोज देयर नेम, बट किसी एक ने मुझसे जब लाइक मेरे नोन से, सो दे वर लाइक, ही सेड टू मी कि एक सिग्नेचर है, फोर्स्ड करनी है, सो यू जस्ट सेड मी दिस कि आप किस पॉइंट को ज्यादा मध्य रखते हैं, तो हम उस पॉइंट को ज्यादा फोकस करके फिर सिग्नेचर करेंगे। तो आई वाज लाइक माय रोल टू इन्वेस्टिगेट द सिग्नेचर, बट माय रोल इज नॉट दैट कि मैं आपको गाइड करूं कि आप उस चीज को कैसे मतलब फोर्स करें। सो मैंने कहा ये बहुत अपोजिट हो गया मेरे प्रोफेशन से। एनीवे, बहुत मजा आया। और लास्ट में एक सवाल बस जाते जाते, हम जब पिक्चरों में देखते हैं लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है, ऐसे वो ब्रेन मैपिंग टेस्ट होते हैं, सच में भी ऐसे होते हैं, करते हैं ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। बट ये क्या होता है ना, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग्स की भी बात करी थी, तो जो लाई डिटेक्टर्स टेस्ट होते हैं, पहली चीज तो अंडर आर्टिकल 21 अ पर्सन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर्सन कैन नॉट बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं, उसमें सीधी सी एक चीज होती है कि आपको पहले अगले का कंसेंट लेना होगा। अगर वो कंसेंट देंगे तो ही हम उस चीज को आगे प्रोसीड करते हैं। एंड देन टू, आप उसको कभी भी कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं ले सकते कि उसने एडमिट कर लिया, तो क्योंकि वो अपने सेंस में नहीं होता है, वो अपने सेंस में नहीं होता है। ड्यूरिंग पॉलीग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, वो एक एक कॉन्शियस माइंड स्टेट में वो चीज को बोलता है। तो अगर सामने वाला कॉन्शियस है, तो आप उस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर देंगे? बट वो एक
क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में आपको हेल्प करता है, दैट्स इट, बट यू कैन नॉट कंसिडर एज अ कंक्लूसिव एविडेंस, और यू कैन नॉट डायरेक्टली रिलाई ऑन दैट पॉलीग्राफी टेस्ट या नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट। हाँ, ये होती है चीजें, ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती है। देखते थे सच का सामना आता था, एक राजीव खंडेलवाल का शो आता था। वो ऐसा सच में होता है कि हम किसी का झूठ पता लगा सकते हैं? दिस इज नॉट एक्चुअली, वो एक टीवी चैनल था, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। एक्चुअली क्या होता है ना, सी नार्को टेस्ट, ये सब जो चीजें होती है ना, ये एक डॉक्टर के प्रेजेंस में होता है, डॉक्टर परफॉर्म करता है, जो एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो इसको परफॉर्म करते हैं। उसमें आप जो सस्पेक्ट होता है या जो भी होता है XYZ कल्प्रिट, जिसका भी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप पहले उससे एक कंसेंट लेटर होता है जो कोर्ट देता है, पुलिस देता है, व्हाटएवर जो लेटर्स, जो लीगल लेटर्स आते हैं, उसका पूरा बॉडी चेकअप होता है कि वो कहीं पे क्योंकि क्या होता है ना, सी इफ आई एम ए क्रिमिनल, आई नो कि मैं गलत हूं, तो ये चीज होगी, तो मेरा एक माइंडसेट एक अलग ही जाएगा, मेरे हार्मोन्स लेवल से एक अलग लेवल पे जाएंगे। समटाइम्स ऐसा हो गया कि मैं इतनी डर गई, मुझे हार्ट स्ट्रोक हो गया, व्हाट हैपन, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सी यू कैन नॉट मेजर द फियर, आप डर को नहीं मेजर कर सकते, एज सिंपल एज दैट। सो ये जो चीजें होती ना, ये बहुत हम इस पे ये टीवी में दिखा देते कि हर नार्को टेस्ट कर दो, आप लाई डिटेक्टर टेस्ट कर दो, आप ऐसे कर दो, होती है चीजें, बट इतनी स्मूथली नहीं होती जितनी टीवी दिखाती है। तो टीवी वो है ना, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ दोनों में बहुत फर्क है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत मजा आया आज, इतने सारे हमने इनसाइट जाने। मतलब हमारे दर्शकों को बहुत मजा आया होगा कि कैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट काम करता है, बिकॉज सीआईडी हमेशा से इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। देखते आए हम स्टोरी पे कि दया दरवाजा मत खोलना, या दया कुछ तो गड़बड़ है। लाइक मैं अभी तक मैं यही सुनती आती हूँ, मतलब मेरी फैमिलीज में भी अगर कोई आ गया ना, किसी को पता चलेगा कि हाँ ये फॉरेंसिक, तो दे लाइक सीआईडी वाले हो ना तुम लोग, सीआईडी वाले हो ना तुम लोग। मैंने कहा तुम लोग वही समझ लो, हम सीआईडी वाले ही है। बट यस, आई मस्ट से कि हमारे इंडिया में फॉरेंसिक को ग्रो होने की बहुत जरूरत है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं है, फॉरेंसिक को मेरे ख्याल से एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं पा रहा है। एंड आई थिंक सो बिकॉज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म ओनली हमारे केसेस पेंडिंग है। आप कितने FSL CFSL है, इतने केसेस पेंडिंग है क्योंकि एक्सपर्ट्स नहीं है उनको करने के लिए। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको एक्सपीरियंस से बताऊं तो कहना नहीं चाहिए, बट एज ए डिफेंस काउंसिल हम वो पॉइंट निकाल जाते हैं जो हमको लगता है कि अगर पुलिस वाले इसमें इन्वेस्टिगेशन करते अगर, तो शायद कभी करवा देते, बट दे डोंट हैव द इनफ साइंटिफिक एक्सपर्ट। अब वो पुलिस वाला जिसने साइंटिफिक एक्सपर्ट का कभी नाम ही नहीं सुना, वो जिसको पता ही नहीं कि कैसे कनेक्शन करना है एविडेंस का, वो अगर चार्जशीट फाइल कर रहा है तो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम लैकुना। ऑफ कोर्स, सी वेरी बेसिक मैं बताती हूँ। हम जब रेट्स पे, एक्चुअली मैं रेट्स पे जाती हूँ काफी, तो क्या होता है ना, जब हम कोई डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, सी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है ना कि आप सामने वाले के दिमाग को जब तक समझेंगे ना, वो खेल जाता है। अब जो नॉर्मल पुलिस वाले हैं, जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स होते हैं, वो या तो आज की टेक्नोलॉजी को इतना समझ नहीं पाते हैं, तो क्या होता है ना, हम जब अगर मैं ये फोन को एज एविडेंस जब्त कर रही हूँ, तो मेरा सबसे पहला पता है काम क्या होना चाहिए, मुझे इसको फ्लाइट मोड पे डालना चाहिए और इसको एक फेरेडे बैग में डालना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने फ्लाइट मोड पे नहीं डाला, अगर आपके पास अगर आईफोन है या XYZ फोन है, मैंने अपने इस फोन से 2 फोन और कनेक्ट करके रखे, ठीक है, सपोज मेरे घर पे रेड पड़ी, मेरे घर के मेंबर को पता चल गया कि इनके घर पे रेड पड़ रही है, मतलब हमारे यहाँ पे रेड पड़ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से एक्सेस लेके पूरे फोन के डेटा को वाइप कर देगा, ऑटोमेटिक कर देगा, क्योंकि उसके पास एक्सेस है। तो इसलिए अगर आप कभी भी डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले फ्लाइट मोड पे डालो। फेरेडे बैग आता है, इसका जो कलेक्शन बैग आता है, वो फेरेडे, वो क्या करता है, फोन के नेटवर्क को बाहर नहीं जाने देता उस बैग से। तो अगर वो नेटवर्क, जब तक फोन ऑन है, जब तक फोन वाईफाई ले रहा है, इसका एक्सेस कोई भी ले सकता है। एंड रेड कोई छोटे मोटे घर पे नहीं पड़ते हैं, बड़े बड़े घर पे पड़ते हैं, बड़े बड़े लोगों पे पड़ते हैं। तो उनके पास हर चीज का, अगर मेरे घर पे रेड पड़ रही है और मेरी सिस्टर को इन्फॉर्म हो गया कि हाँ उसके यहाँ पे रेड पड़ रही है, और उसके फोन में अगर मेरे फोन का लिंक है, हम दोनों का फोन एक दूसरे से लिंक है, तो वो वहां से बैठे बैठे मेरे फोन का डेटा हटा सकती है सीधे। हम लोगों जब हम रेट पे जाते हैं, आई स्वेयर हमको इतना प्रॉब्लम होता है उस चीज को, एंड द थिंग इज, हम जो चीज समझाना चाहते हैं ना कि नहीं ये जो चीज आप कर रहे हैं ये गलत है, आपको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि मैं एक चीज बताऊं, अब तक की रेट्स में हमने जो चीज प्रॉब्लम फेस करी, दे आर लाइक, हमको एक फोन दे दिया, दे आर लाइक आप इसको इन्वेस्टिगेट करो, इसका डेटा निकालो। अरे जब आपने कलेक्शन ही सही से नहीं करा, हम वाइप फोन का या फैक्ट्री रीसेट फोन का डेटा नहीं निकाल सकते।
सिंपल। अब आपने इसका वाईफाई ऑन है, इसका सिम ऑन है, आपको सिम निकाल के रखना था, इसका वाईफाई हटाना था, इसको एयरप्लेन मोड पे डालना था, तभी तो हम इसको कुछ परफॉर्म करेंगे। तो हम अगर मैं कैसे फैक्ट्री परफॉर्म? रीसेट पे कर दूं तो आप पता नहीं लगा पाएंगे। फैक्ट्री रीसेट अगर होता है फोन, सी 2-3 तरीके से फैक्ट्री रीसेट होता है। एक सिस्टम का फैक्ट्री रीसेट होता है, एक डेटा का फैक्ट्री रीसेट होता है, फाइन। सो देयर आर लेस चांसेस टू रिट्रीव एनी डेटा ऑफ फैक्ट्री रीसेट और अ वाइप फोन। ओके लेस चांसेस, क्योंकि चांसेस ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उसका जो मेन डेटाबेस होता है वही उड़ जाता है। सो मैं इतनी बार रेट्स में जाके समझाती हूँ कि देखो। और फिर द थिंग इज, ये जो डिजिटल एविडेंस होता है ना, ये हम लोग जब भी डिजिटल एविडेंस का एग्जामिनेशन करते हैं तो हम 65B सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। वो जी, ये सर्टिफिकेट होता है कि ये जो है, इसमें कोई मैनुअल इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये सब कुछ एक टेक्निकली हुआ है। सो हमने फोन लगाया है एग्जामिनेशन पे, तो हमें भी नहीं पता होता है कि कितना टाइम लगेगा इसको इन्वेस्टिगेट होने में। अभी अगर आप 10 बार भी आके हमसे सेम ही क्वेश्चन पूछोगे कि कब हो जाएगा, तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें ही नहीं पता होता है। सॉफ्टवेयर कर रहा है ना काम, हम नहीं करते। डिजिटल एविडेंस में हम काम नहीं करते, सॉफ्टवेयर काम करता है। बस सॉफ्टवेयर को हमको कमांड देनी होती है। बहुत मजा आया संस्कृति जी आपसे आज इतनी सारी बातों को जानकर, और मुझे पूरी आशा है कि हमारे दर्शकों को बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच कि आपने आज हमें इतना टाइम दिया और हमें इनसाइड स्टोरीज बताई। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आपको बार बार इस प्लेटफॉर्म पे बुलाते रहेंगे, ताकि कभी कोई टेक्निकल मैटर होगा या कोई इश्यू होगा तो आप जरूर लाए लेंगे इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया एंड मुझे एक चांस मिला थोड़ा सा फॉरेंसिक को समझाने का। सो आई वाज लाइक कि आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे इस चीज के लिए इनवाइट करा। एंड मैं भी उम्मीद करूंगी कि हम लोगों का इंटरेक्शन होता ही रहे, फिर वो प्रोफेशनली वे में हम लोग काफी इंटरेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।